चलो अभी हम देखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल है। यह कहता है कि एन ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। इसका मतलब है, एक तो याद रहे, शेल के अंदर रहती है सब शेल और उसके अंदर रहती है सब शेल। इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल को हम ऐसे एक बॉक्स से दिखाते हैं, जैसे कि S के अंदर एक ही ऑर्बिटल है तो P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल रहते हैं। तो पॉली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। अगर 2 है तो एक अप स्पिन तो दूसरा डाउन स्पिन होना चाहिए। दोनों के दोनों अप स्पिन या दोनों के दोनों डाउन स्पिन नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बताया गया है, ये करेक्ट है, देखो अप स्पिन और डाउन स्पिन। ये गलत है। एक तो इसमें 2 गलतियां है, एक दोनों का स्पिन सेम है, एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों का स्पिन सेम नहीं हो सकता, और तीसरा इसके अंदर 3 है, एक ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते। ये सही है। इसमें क्या गलत है, ये देखो, एक के अंदर 2 है लेकिन सेम स्पिन है, तो सेम स्पिन नहीं हो सकता। सो दीज आर टू रॉन्ग, दीज आर टू राइट वेज। यहां पे अगर और एक बताऊं मैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं चलेगा। नो, ये भी गलत है। दोनों के दोनों की स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए और 2 से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए। 0 भी हो सकते हैं, राइट? ओके। यहां पे दूसरा स्टेटमेंट है, मतलब इसी का लॉजिकल कंक्लूजन ये आता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब यह है कि किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं आएगा, भले ही उनकी शेल मतलब N, L, M, S इनमें से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही। मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते कि इसका मतलब ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है और ये हाफ है, तो दूसरे का भी 2, 1, 1 हाफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों की शेल तो सेम ही है, सब शेल भी सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है और उस ऑर्बिटल के अंदर स्पिन भी सेम है। तो एक ऑर्बिटल के अंदर स्पिन तो सेम हो ही नहीं सकता, स्पिन तो ऑपोजिट होना है। तो इसका मतलब ये हाफ है तो ये माइनस तो होना ही है। सो ये 2 लॉजिकली इक्विवेलेंट सेंटेंसेस है। चलो आगे क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब शेल्स ऑफ द सेम शेल दे हैव डिफरेंट एनर्जीज। मतलब के शेल है तो इसकी सब शेल के छोड़ो, यम शेल ले लो, तीसरी वाली, तो इसकी सब शेल कौन सी है, 3s, 3p, 3d। तो ये सब शेल्स है, सब शेल्स, ई शेल है, तो एक शेल की डिफरेंट सब शेल, इनकी एनर्जीज अलग अलग है, कम ज्यादा है। लेकिन ऑर्बिटल्स यानी सब शेल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब शेल हैव सेम एनर्जी। इसका मतलब है इस सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल रहेंगे, इसके अंदर तो एक ही है, इसके अंदर 3 है, सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है यानी सब शेल, उनकी एनर्जी सेम रहेगी। मतलब इसकी एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन इसकी और इसकी एनर्जी सेम नहीं है। तो शेल के अंदर सब शेल डिफरेंट एनर्जी वाली रहती है, लेकिन सब शेल के अंदर जो सब शेल रहते हैं उनकी एनर्जी सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये 2s और 2p, ये एक ही शेल की 2 सब शेल है, तो इसमें दिया है एनर्जी ऑफ 1 and 2 आर डिफरेंट। इसकी और इसकी एनर्जी डिफरेंट है क्योंकि ये 2 अलग अलग सब शेल की है, लेकिन 1, 2, 3, 4 की एनर्जी सेम है क्योंकि ये ऑर्बिटल्स है एक ही सब शेल के। ठीक है, शेल, उसके अंदर सब शेल और उसके अंदर सब शेल यानी ऑर्बिटल, इसके अंदर जो भी रहेगी उनकी एनर्जी डिफरेंट रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो भी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम रहेगी।
अब ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब इन तीनों की एनर्जी सेम है तो ये तीन एक दूसरे के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। यही इसके आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये कहता है, देखो हर एक रूल, अबव प्रिंसिपल क्या कहता है, अबव प्रिंसिपल तुमको अलग अलग सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो क्या करना है वो बताता है। जैसे कि ये 1s, फिर उसके बाद 2s, 2p। तो वो कहता है कि भाई पहले इसको पूरा भरो, ये पूरा होने के बाद ही इसके अंदर भरो, ये पूरा होने के बाद ही इसके अंदर भरो। मान लो तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहता है कि पहले इसके अंदर 2 भर दो, वो बस इतना ही कहता है, 2 भरो, बस इसके अंदर 2 भरो। और कितने बचे हैं, मतलब इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, अब बचे कितने भाई, 2 2 4 बच गए, तो इसके अंदर 4 भरो। बस इतना बताता है, ये अबव प्रिंसिपल बताता है, मतलब सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। लेकिन सब शेल के अंदर जो सब शेल है उनमें कैसे भरना है ये अबव प्रिंसिपल नहीं बताता। मतलब ये 4 इनके अंदर कैसे भरने हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कैसे भरना है, ये अबव प्रिंसिपल नहीं बताता। सो अबव प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल अप टू द लेवल ऑफ सबशेल्स, whereas Hund's rule is applicable to the orbitals of subshell, मतलब it is applicable to sub level। पॉली क्या कहता है, पॉली बस इतना ही कहता है भाई तुमको एक ऑर्बिटल के अंदर जब भरना है, मतलब पॉली सब लेवल के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है बस पॉलीज प्रिंसिपल। वो इतना ही बताता है, एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 भरने हैं तुमको तो एक भरो पहले, दूसरा उल्टा ही भरना पड़ेगा, ये पॉली बताता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। इसमें 2 भरना है तो यहां भी ये अबव प्रिंसिपल और पॉली हो गया। यहां पे हंड्स रूल की जरूरत नहीं है। हंड्स रूल की जरूरत कब है, जब किसी सबशेल के अंदर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स रहते हैं तब ये कहता है कि भाई तुम्हारे पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे भरने हैं, तो वो कहेगा पहले तो एक एक भरो, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, पहले तो एक एक भरो। ऐसा नहीं कि पहले इसको भरना है, यहां पे अबव प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अबव प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले कम एनर्जी वाली को पूरा पेट भर के दो, कैपेसिटी भर दो। लेकिन यहां ना किसी की कम एनर्जी है ना किसी की ज्यादा है, सभी की इक्वल है, तो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल में क्या करना है ये हंड्स रूल बताता है। वो कहता है पहले एक एक भरो, while filling the orbitals of same subshell first fill electrons singly, वो भी with same spin, सिंगली भरना है तो 4 भरने हैं। कैसे भरने, सेम स्पिन, मतलब ऐसा, तो दूसरा भी ऐसा ही भरो, उल्टा मत भरो, मतलब ऐसा मत करो, सिंगली भरते वक्त एक एक भरते वक्त सेम स्पिन रखो, ऐसा 4 भरने हैं। लेकिन 4 3 तो हो गए, पहले सिंगली भर दे, और उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर देन पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी डन, तो आप पेयरिंग करो। अब पेयरिंग करते वक्त ऐसी कर सकते हैं क्या, नहीं, ये तो पॉलीज प्रिंसिपल बोलता है पेयरिंग करनी है तो बेटा मतलब जोड़ी बनानी है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो उसको उल्टा लिखना ही पड़ेगा। तो ये है हंड्स रूल। जैसे कि देखो हंड्स रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, ये 4 चीजें रॉन्ग है एज पर हंड्स रूल। इसमें क्या रॉन्ग है, तुमको 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो इसको खुला छोड़ के तुमने यहीं पे पेयरिंग कर दी, नो, ये क्या कहता है, पहले फर्स्ट फिल इलेक्ट्रॉन सिंगली इन ऑल ऑर्बिटल्स, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे तो पेयरिंग करना है, तो तुमने पहले ही पेयरिंग कर दी, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। ये गलत है, क्या गलत है, ये क्या कहता है कि सिंगली तो भर दिए तुमने, नो प्रॉब्लम, ठीक है चलो सिंगली भर दिए, लेकिन सेम स्पिन से भरना है, इसका स्पिन उल्टा कर दिया। सिंगली भरते वक्त स्पिन सेम होना चाहिए, पेयरिंग करते वक्त अपोजिट होना चाहिए। सिंगली भरते वक्त सेम स्पिन होना चाहिए, ये हंड्स रूल बोलता है।
और पेयरिंग करते वक्त अपोजिट होना चाहिए, पॉलीज प्रिंसिपल बोलता है, याद रहे। तो ये गलत हो गया एज पर हंट्स रूल। फिर इसके बाद इसमें कोई गलती है क्या? हाँ, एक ही गलती है। क्या? सिंगल ही भर रहे हो, 3 ही इलेक्ट्रॉन भरने इसके अंदर। मान लो ऐसी नौबत आ गई कि अब 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं और इसके अंदर भरने तुमको, ये डी ऑर्बिटल है, तो तुम भरो, गैप देके भरो, नो प्रॉब्लम, गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी सेम ही है ऑर्बिटल। लेकिन ये अपोजिट स्पिन नहीं चलेगा, सो ये गलत है। हाँ, ये सही है। तुम बोलोगे सर इधर गैप है, इसको नहीं भरा, नो प्रॉब्लम, ये गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इधर भरो या फिर पहले इधर भरो, इसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसको उल्टा भी भर सकते हो, लेकिन सभी को उल्टा भरना पड़ेगा। ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, तीसरे को इधर भरो या फिर इधर भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम स्पिन होना चाहिए। इसमें क्या गलती है? इसमें ये गलती है, स्पिन वाली गलती। ये सही है। तुम बोलोगे सर इधर पेयरिंग नहीं की, डायरेक्ट इधर की। मैंने बोला ना, ये तीनों की एनर्जी सेम है, तो पेयरिंग भी किधर भी कर सकते हो। 4 तुमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, तुम बस पहले सेम स्पिन से भरो, 1 2 3, और चौथे वाले को किधर भी भर दो, लेकिन ऐसा। तो ये सभी रॉन्ग है एज पर हंट्स रूल। ऊपर के जो रॉन्ग थे ये एज पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये गलत था। तो कौन किसकी वजह से गलत है, कौन से रूल से गलत है, ये भी पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे कि ये, इन फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल वायलेटेड एंड करेक्ट देम। वायलेटेड मतलब कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया, वायलेट करना मतलब नॉट फॉलोड, वायलेशन ऑफ द रूल मतलब रूल्स आर नॉट फॉलोड, ओबे नॉट ओबेड, फॉलो नहीं किया गया। किस प्रिंसिपल को? वायलेट मतलब नॉट फॉलोड या फिर अनुसरण नहीं किया गया, पाळला गेला नाही। कोणता रूल पाळला गेला नाही, कौन सा रूल अनुसरण नहीं किया गया? तो देखेंगे, देखो यहां पे हमने रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन दिए, तो सबसे पहले तो देखो रॉन्ग है कि नहीं। ऐसी कोई बात नहीं कि रॉन्ग हो भी, मतलब गलत हो भी नहीं सकता, सही हो सकता है। पहले देखो गलत है क्या। तो देखो, हाँ इसमें गलत है। क्या गलत है भाई? यस के अंदर एक ही भरा है और पी को ही भर दिया गया है। अब बॉब प्रिंसिपल क्या कहता है? जो कम एनर्जी वाली शेल है पहले उसको पूरा भरो। तो यस की कैपेसिटी तो भाई 2 है और तुमने एक ही भरी, तो इसका पेट ना भरते हुए इसको भर दिया। तो अबव प्रिंसिपल, मैं बस ए भी लिखूंगा उसको, अबव प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड। तो करेक्ट करना है तो इसको क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 पहले पूरा भरो और पी के अंदर 2 ही भरने पड़ेंगे, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन पहले इधर दो, इसको पहला भरो और बचे हुए पी के अंदर। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया? बहुत ही जल्दी दिख रहा है, ये पॉलीज प्रिंसिपल। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते, ये पॉली का प्रिंसिपल है। तो पॉलीज प्रिंसिपल के लिए बस पी लिख रहा हूं मैं। तो ये करेक्ट करने के बाद क्या होगा भाई? इसके अंदर ऐसा, इसके अंदर बस इसको उल्टा करो, बाकी कुछ नहीं, बाकी जैसा है वैसा। यहां पे देखो, अभी यहां पे गलती दिख रही है। एक ही सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले सिंगल ही भरते हो, सेम स्पिन में भरना है। तो यहां अपोजिट स्पिन से भर दिया। याद रहे, एक के अंदर 2 ऑर्बिटल है उसमें सेम स्पिन से भरना है, लेकिन एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनको अपोजिट भरना है। हाँ, याद रहे, सेम स्पिन से भरना है, ये कहता है हंट्स रूल। लेकिन एक ही कमरे के अंदर दोनों को कैसे बिठाना है, ये पॉली कहता है। हाँ, याद रहे, एक सबशेल के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल में कैसे बैठाना है, ये कहेगा हंट्स रूल। लेकिन एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों को कैसे बिठाना है, ये पॉली का प्रिंसिपल है। तो यहां हंट्स रूल इज वायलेटेड। वायलेटेड मतलब
नॉट फॉलोड। तो फॉलो करने के बाद, करेक्ट होने के बाद कैसा होगा, ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसा, ये ऐसा। कोई जरूरत नहीं कि इधर क्यों नहीं भरा, क्योंकि तीनों के तीनों सेम ही एनर्जी के होते, डजंट मैटर, बस स्पिन सेम होना चाहिए। ये सभी प्रिंसिपल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, याद रहे। अब यहां कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड है? अरे देखो, देखते ही पता चलता है। ये जो सबशेल है अलग है, मान लो ये कुछ 2s है, और ये px py pz मतलब कुछ नहीं 2p है। तो यहां समझ में आ रहा है कि यस को पूरा ना भरते हुए 2p को भरा गया है। कम एनर्जी वाली जो शेल है, ऐसा गैप है, जहां पे भी गैप रहता है उसका मतलब है उनके अंदर एनर्जी डिफरेंस रहता है। इसकी एनर्जी कम रहती है और आगे वाले की ज्यादा रहती है। अब इनके अंदर गैप ही नहीं है, तो इनकी एनर्जी सेम है। तो इसकी एनर्जी कम है, इनकी एनर्जी ज्यादा है। कम एनर्जी वाले को पूरा नहीं भरा, क्योंकि 2s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, उसको ना भरते हुए आगे गए, मतलब अबव प्रिंसिपल। एनर्जी के अनुसार नहीं भरा, छोटी सबशेल को छोड़ के बड़ी वाली सबशेल में गए, सबशेल के बारे में बोलता है अबव प्रिंसिपल। तो यहां कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि अबव प्रिंसिपल वायलेट होने के लिए ऐसा ही लिखना चाहिए 1s 2s 2p। ऐसे बक्से भी निकाले तो भी समझ लेना है कि क्या हुआ है, क्योंकि ये एक सबशेल है, ये एक सबशेल है, और ये पूरी की पूरी एक सबशेल है। तो क्या होगा यहां, मतलब एक तो अबव प्रिंसिपल भी वायलेटेड है और हंट्स रूल भी वायलेटेड है बेटा। देखो, क्योंकि हंट्स रूल क्या कहता है, इनको पहले सिंगल ही भरना है फिर पेयरिंग करनी है, तुमने पहले ही पेयरिंग कर दी, तो हंट्स रूल भी वायलेटेड है। तो ये क्या होना चाहिए, पहले ऐसे। टोटल तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर आए और अब 2 इधर, इधर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सेम स्पिन में। इधर देखते ही पता चल रहा है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर 3 लोगों को घुसाया है, पॉली के प्रिंसिपल को वायलेट किया है। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो भी अपोजिट स्पिन। दूसरा, इधर कौन सा रूल वायलेट हो गया है, हंट्स रूल। पहले सिंगल ही इसको ना भरते हुए पेयरिंग कर दी, पहले सिंगल ही भरो पूरा, बाद में बचा तो पेयरिंग करो, तो हंट्स रूल। तो इसको करेक्ट करने के लिए फिर से हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये सही तरीका है। यहां पे क्या है, एक तो देखते ही चल रहा है कि ये पॉलिश प्रिंसिपल है, वायलेट किया गया है। दूसरा, यहां देख के पता चल रहा है कि ये सबशेल कम एनर्जी वाली है, ये मान लो 1s है, ये 2s है और ये 2p है। तो इसको ना भरते हुए इस आगे इलेक्ट्रॉन देना, यानी अबव प्रिंसिपल। पॉलिश प्रिंसिपल भी वायलेटेड है, अबव प्रिंसिपल भी वायलेटेड है, दो भी प्रिंसिपल वायलेट हो सकते हैं। तो इनको सही करने के लिए ये देखो ऐसे, इधर इधर, पहले दो, इसको भी पूरा भरो। कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, और फिर 1 2 3 4 हो गए। अब 1 2 3, राइट। इधर क्या वायलेटेड है, ये देखो, पी को ऐसा भी लिख सकते हो। देखो बेटा, तुम अगर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 लिख रहे हो, तो एक्चुअली ये पी के अंदर भी 3 ऑर्बिटल है ना। तो एक तो तुम क्या कर सकते हो, इसके 3 बक्से बनाओ और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बताओ ऐसा। या फिर क्या कर सकते हो, इसको 2px 2py और 2pz ऐसा लिख सकते हो। और इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी होता है फिर 1s2 2s2, और इस 2p को स्प्लिट करके लिखना, 2px 2 2py 1 2pz 1। आता बघ, चलो यहां पे क्या गलती है, हाँ एक गलती है। चलो मैं इसको जरा बॉक्सेस में कन्वर्ट करूंगा तो समझेगा। इसका बॉक्स 1
इसके बॉक्स 2, और ये 2px और 2py 2 ही है, लेकिन z भी होता ही है, नहीं लिखा तो क्या हुआ, 2py में 2 है, 2pz में कुछ नहीं मतलब 0 है, तो ये तुम्हारा 1s, ये तुम्हारा 2s, और ये तुम्हारी 2p, उसमें भी ये px, ये py और pz 3 है ना pk, तो इसके अंदर 2 है तो ये ऐसा, ये ऐसा, और इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है मतलब ये 0 है, इसके अंदर 2 लिखे मतलब ये ऐसा है, और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं मतलब ये भी खुला है, इसमें भी कुछ भी नहीं, इसमें भी कुछ भी नहीं, तो कौन सा रूल वायलेट हो गया, हंड्स रूल, क्योंकि ये क्या कहता है, एक ही सब शेल के ऑर्बिटल है तो उनकी एनर्जी सेम है, इसलिए पहले उनको सिंगल ही भरो और बाद में पेयरिंग करो, तो हंड्स रूल इज वायलेटेड। एक्चुअली क्या होना चाहिए, यहाँ 2 नो प्रॉब्लम, यहाँ 2 नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके अंदर ये 1s के अंदर 2s के अंदर ये 2 नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो है इसके अंदर क्या होना चाहिए, पहले सिंगल, मतलब 2px के अंदर हो 1 और 2py के अंदर 1, हाँ 2pz के अंदर भी 1 रख सकते हो, कुछ भी करो, राइट, तो ये होना चाहिए सही तरीका। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हमने देखा ऐसा है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा है, तो कभी ऐसा है, अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बॉक्स के अंदर, बॉक्स यानी एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स यानी एक ऑर्बिटल, ऐसा है, राइट। जो ऑर्बिटल की मतलब सबशेल की जो कैपेसिटी होती है, जैसे कि S की 2 है, P की 6 है, D की 10 है, तो इनकी पूरी कैपेसिटी को अगर भर दिया जाए तो उसको बोलते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल या फिर सबशेल, और अगर आधा भर दिया जाए तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि ये हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, और अगर यहाँ पे ऐसा होता तो ये फुल फील्ड p ऑर्बिटल है, ये फुल फील्ड s ऑर्बिटल है। तो पाया गया है कि कोई भी ऑर्बिटल हो वो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड है तो ये 2 स्टेजेस में उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेट में। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैपन्स टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रूल यूनिवर्स का, स्टेबिलिटी बढ़ानी है यानी एनर्जी कम करनी है। अब यूजुअली स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब स्टेबिलिटी एंड एनर्जी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अभी तो मोटा मोटी पोटेंशियल एनर्जी याद रखो, वैसे तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, मोटा मोटी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके आगे याद रखना है अ डीलोकलाइज्ड यानी मोबाइल चार्ज इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड चार्ज। अब ये क्या है, चार्ज मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है। अब प्रोटॉन की तो बात अभी हो ही नहीं रही, केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम 95% ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन की ही बात होती है। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रोटॉन से रिलेटेड और न्यूक्लियस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन, जब भी बात केमिकल चेंज की आती है तो उनका संबंध सिर्फ इलेक्ट्रॉन से होता है। तो हम जब भी चार्ज की बात करेंगे यहां पर तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब अगर किसी एटम के न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर एक जगह पे रुका है तो वो उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब कोई भी चार्ज हो जब एक जगह पे खड़ा है तो वो स्टेबल नहीं रहता, वो जब मूव करता है तो स्टेबल होता है। ये बहुत बेसिक बात है। व्हेनेवर चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड मतलब लोकल होना, एक जगह पे रहना, लोकल का मतलब उसका लोकेशन फिक्स होना,
और डीलोकलाइज मतलब लोकेशन फिक्स नहीं है, बदल रहा है, मतलब इस ऑर्बिटल से इधर जा रहा है, इधर से इधर। ये बहुत बेसिक चीज है। अ मूविंग चार्ज और अ मोबाइल चार्ज और अ डीलोकलाइज चार्ज, देखो मोबाइल डीलोकलाइज्ड मूविंग सेम चीज है, इज अ स्टेबल चार्ज। ये रेजोनेंस जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां भी यही बात होगी। ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखो, मूविंग चार्ज इज मोर स्टेबल देन अ स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जगह पे खड़ा, लोकलाइज्ड। स्टैटिक एक ही चीज है, मूविंग, डीलोकलाइज्ड। मोबाइल, मोबाइल मतलब घूमने वाला इधर उधर, इसलिए तो मोबाइल फोन कहते हैं। मोबाइल, मूविंग, डायनामिक, ये सब चीजें एक जैसी है। तो मूविंग चार्ज इज मोर स्टेबल। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इज हायर। ये बहुत काम की चीज है। इलेक्ट्रॉन कभी भी एक चार्ज है बेसिकली, और कभी भी चार्ज क्या करता है, मतलब यहाँ पे चार्ज है, तुम देखो ऐसे है, यहाँ पे कोई बॉडी है, ये ग्रेविटी मतलब ये क्या है, मास वाली बॉडी है, और ये ग्राउंड है, और ये स्टेयर्स है, पायरे है, पायरे, ठीक है, सीढ़ियां है। अब ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये जो मास है ए से बी और बी से सी में इजीली जाता है, आता है, लेकिन ये डी पॉइंट को नहीं जा सकता, क्योंकि ए का और डी की एनर्जी अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, लेकिन ए बी सी सेम लेवल पर है। तो जब भी पॉइंट सेम एनर्जी के लेवल पे रहते हैं तो वहां पर बॉडी को मूव करना बहुत आसान होता है, इजीली मूव करती है बॉडी। लेकिन एनर्जी अगर इससे ज्यादा हो तो वहां पे वो नहीं जा सकती। तो हमने अभी देखा कि एक सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल रहते हैं उनकी एनर्जी सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 में इजीली जाता है, इधर से इधर जा सकता है, ऐसे घूम सकता है। अब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन तभी एक्सचेंज करता है जब सामने कोई इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इसकी जगह पे आएगा और ये इसकी जगह पे जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सचेंज करना, खुद की पोजीशन को। और ये तभी एक्सचेंज होता है जब दोनों की एनर्जी सेम हो। एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सेम रहती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है खुद की एनर्जी को, इसके साथ भी और इसके साथ भी, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। जबकि इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो एक्सचेंजेस यहाँ पे कम होंगे, ओनली 1 एक्सचेंज पर इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर 2 एक्सचेंजेस पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने ज्यादा एक्सचेंजेस उतनी ज्यादा मूवमेंट, जितनी ज्यादा मूवमेंट उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, या फिर ऐसा कह सकते हो मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मोर, this implies exchange energy is more, exchange energy क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड है, ये रिलीज्ड एनर्जी व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज। सो जितने ज्यादा एक्सचेंजेस उतनी एनर्जी ज्यादा, एक्सचेंज एनर्जी जाता है मतलब उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और सिस्टम की एनर्जी कम होगी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बस। इसलिए हाफ फील्ड है तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा है, वैसे ही फुल फील्ड भी है तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होते हैं पर इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो याद रखना है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल देन अदर कॉन्फ़िगरेशंस ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी, बस। अब हमको देखना है लास्ट, अनोमलस या फिर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कई सारे एलिमेंट्स है, और ये जो 3 रूल देखे हमने, अबॉव प्रिंसिपल, हंट्स रूल, उनमें से मेजर अबॉव प्रिंसिपल है, जिसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, स्टडी भी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा उसका यूज ज्यादा करेंगे।
तो ये प्रिंसिपल तो हर जगह काफी जगहों पर अप्लाई होता है, लेकिन कई जगहों पर नहीं होता, क्योंकि ये कोई मैथमेटिकली डिराइव्ड प्रिंसिपल नहीं है, यह एक एम्पिरिकल प्रिंसिपल है, ऑब्जर्वेशन कर करके निकाला गया। तो ये कुछ जगहों पर अप्लाई नहीं होता। जिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को या फिर जिन एटम्स को ये अप्लाई नहीं होता, बोला जाता है कि वो एटम एनामलस बिहेवियर या फिर एक्सेप्शनल या फिर डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं, एक्सेप्शंस दिखाते हैं अबव प्रिंसिपल को। और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। याद रहे केमिस्ट्री के अंदर ऐसे रूल ही क्यों है जहां जितने ज्यादा एक्सेप्शन है। तो मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं होता, शुरुआत करनी पड़ती है इंपेरिकल रूल से और उसको जितना हो सके उतना रिफाइन किया जाता है। तो ये जो है पीरियोडिक टेबल तुम्हारा, सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही डिस्प्रपोर्शनेट बना रहा हूं। इसमें यस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक है, नीचे एफ है। मैक्सिमम एक्सेप्शन तुमको इस डी ब्लॉक में दिखेंगे और एफ में दिखेंगे, जिनके बारे में हम स्पेशल चैप्टर में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। अभी तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, हर एक एलिमेंट का एक्सेप्शन नहीं पढ़ सकते, तो हम सिर्फ अब फोकस करेंगे डी ब्लॉक के, वो भी पहली डी सीरीज पे, बस इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। इसके अंदर दो एलिमेंट है, यहां पे एक क्रोमियम बोल के है 25 एटॉमिक नंबर वाला, सॉरी 24 वाला, और एक कॉपर है 29 एटॉमिक नंबर वाला। दोनों एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाते हैं। अब कुछ लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स लड़कियां भी, क्रोमियम जो फॉलो करता है रूल वही उसके नीचे वाले भी करते होंगे ऐसा एज्यूम करते हैं, वही ये भी करते होंगे ऐसा एज्यूम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली डी सीरीज में बस दो एक्सेप्शन है, लेकिन दूसरे में कई सारे दूसरे भी एक्सेप्शन है, तीसरे में और अलग अलग है। ऐसा क्यों है? वैसे तो इसके लिए कोई एक रूल बताना बहुत मुश्किल है, कई सारे रीजन है, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ते हैं और उनको इतना इजीली बता पाना मुश्किल है, क्योंकि फोर्सेस और एनर्जीज इतने इंटरैक्टिंग है एक दूसरे के ऊपर, कॉम्प्लिकेटेडली इन्वॉल्व है कि किसी रूल को फॉलो करना या फिर ऐसा रूल ढूंढ पाना भी मुश्किल है, उसके लिए कई ज्यादा स्टडी लगेगी। तो अभी तो हम बस फर्स्ट डी सीरीज को देख रहे हैं, जो कि है स्कूटीवर्ची कार्टी मन फेकोनी कॉपर झेलती। इसमें ये और ये दोनों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं ये देखेंगे हम। एक है तुम्हारा कॉपर, एक है क्रोमियम। अगर मैं यहां पे लिखूं कॉपर और यहां क्रोमियम, तो अभी तक जो हमने सीखा है उसके बेसिस पर अगर देखेंगे तो एक्सपेक्टेड, ये कॉपर, चलो कॉपर है 29 एटॉमिक नंबर, ये क्रोमियम है 24, तो उसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। आर्गॉन तक हम कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आर्गॉन तक 18 इलेक्ट्रॉन खत्म, 4s2 20 हो गए, अब 9 बचे तो 3d9। हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और क्रोमियम का कैसे होना चाहिए, अब तक जो हमने सीखा है, आर्गॉन 18 4s2 3d4, ऐसा होना चाहिए, है ना। टोटल देखो 18 एंड 2 20, 20 एंड 4 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल या फिर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन रियलिटी में ऑब्जर्व किया गया है एक्चुअल रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग ही। क्या है अलग इसमें, आर्गॉन 18 नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाके बैठता है, और क्या है 4s1 है और 3d10 है। वैसे यहां भी वही फॉलो ऑब्जर्व किया गया है, 4s1 और 3d5।
तो ऐसा क्यों किया गया है ऑब्जर्व? तो साइंटिस्ट ने बताया कि यहां पे शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि शायद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी के नीचे जो है एलिमेंट वो इस तरीके का एक्सेप्शन फॉलो नहीं कर रहे। तो बस इसका रीजन बताया गया है कि क्यों, क्योंकि ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाने पर ये फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल बनता है और उससे स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। वैसे यहां का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाने पर ये हाफ फील्ड बनता है ना, डी की कैपेसिटी 10 है तो 5 हो गया, मतलब हाफ फील्ड हो गया, तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो अगर देखोगे तो ये 4s2 मतलब ऐसा, मैं आर्गॉन नहीं निकाल रहा, ये 4s निकाल रहा हूं और ये 3d9 दो, ये 3d9, लेकिन एक्चुअली क्या है, यहां का इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये जो 3d है उसको फुल फील्ड बनाया, फुल फील्ड। ये देखो ऐसे, फोर एस वन 3d10। तो ये एक्चुअल, व्हाई डू कॉपर एंड क्रोमियम शो एनोमलस बिहेवियर? बिकॉज इन ऑर्डर टू अचीव हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, कॉपर के बारे में बताया गया, तो टू अचीव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d ऑर्बिटल, copper shows anomalous behavior, whereas to achieve half filled electronic configuration chromium shows anomalous behavior, या फिर anomalous या फिर exceptional behavior। किसको वायलेट करता है? दे वायलेट अबव प्रिंसिपल। अरे यार स्पेलिंग छोड़ो अभी, अबव प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल है ना, इसको पूरा भरने से पहले ही इसको भर दिया। ओके, तो यहां पर पूरा वाई ऐसा भी आ गया बोर्ड में, वाई कॉपर शोज अनोमलस बिहेवियर। नंबर 1 लिखेंगे, द एनर्जी गैप बिटवीन 4s एंड 3d इज लो, एनर्जी गैप बिटवीन इज लो। सो इन ऑर्डर टू अचीव, मैं किसकी बात बता रहा हूं? कॉपर की, कॉपर 20। इन ऑर्डर टू अचीव फुल filled stable electronic configuration, one electron is promoted यानी shifted, प्रमोट करना मतलब ऊपर भेजना, क्योंकि 4s की एनर्जी ऐसी है तो 3d की एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा है, तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट किया, ये एक था तो ये भी ऐसे दो बन जाते हैं। इस प्रमोटेड या फिर एक्साइटेड, ये केमिस्ट्री वाला वर्ड क्या है? एक्साइटेड, इज एक्साइटेड टू 3d ऑर्बिटल, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एनर्जी गैप लो, क्योंकि तुमने प्रमोट किया, हाँ ठीक है, चलो ऊपर जाके तुमको ज्यादा सिमेट्री मिल रही है, ज्यादा एक्सचेंजेस मिल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर अगर बहुत ज्यादा गैप है, ये 4s और 3d के अंदर एनर्जी गैप, तो यहां से यहां जंप करना भी मुश्किल है ना। ऐसा अगर रहता है 4s इधर और 3d अगर बहुत ऐसा ऊपर है तो इधर से इधर जंप करना मुश्किल है। तो एक तो सबसे पहले दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम है, ये भी बताना है 4s और 3d का, और ऊपर जाने के बाद फायदा भी हो रहा है उसको, मतलब 3d को फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो ये दो चीजें लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर अपना खत्म होता है। अब याद रहे तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ये सेकंड डी सीरीज इसके भी पूछे होंगे, तो इनको नहीं करना है, बस इसको ही करना है। पहले डी सीरीज के अंदर जितने एलिमेंट है बस उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर एक्सपेक्टेड है,
वैसे तो इनके आयन का भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मैंने वो बताया कि डी के पहले सीरीज के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। डी ब्लॉक के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल चैप्टर है, डी ब्लॉक एलिमेंट वहां है, लेकिन फिर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कई जगहों पर एमसीक्यू में ये गलती से डी ब्लॉक के क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाले जाते हैं, तो उनका टेंशन नहीं लेना है। इनका ना तो यह ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको करना है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना। ओके।